गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको सब्जेक्ट हिंदी प्री मिड टर्म एग्जामिनेशन जो आपके होने वाले हैं 2020-21 का पेपर पैटर्न बताने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यान से सुनिए। पेपर पैटर्न प्री मिड टर्म एग्जामिनेशन 2020-21 सब्जेक्ट हिंदी। अब ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन गूगल डॉक फॉर्म। जैसे मैं आपसे क्लास टेस्ट आपका लेती थी तो उसमें 10 मार्क्स का पूछती थी, उसी तरीके से 25 मार्क्स का आपका आएगा। दूसरा पार्ट होगा डिस्क्रिप्टिव और रिटन एग्जाम आपका होगा 25 मार्क्स का। उसे वो पेपर आपको दिया जाएगा तो उससे आपको आंसर शीट पे लिखना होगा। अब जो दूसरा पेपर आएगा फॉर रिटन एग्जाम लिखित परीक्षा के लिए, वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सेक्शन ए रीडिंग खंड का पठित बोध, जिसमें आपका सीन पैसेज आएगा 1 नंबर पर। प्रश्न नंबर 1 होगा सीन पैसेज यानी पठित गद्यांश। जो मैंने आपको लेसन पढ़ाए हैं 1, 2, 3, 4, इनमें से कहीं से भी आपका वो गद्यांश पूछा जा सकता है। इसका उदाहरण मैंने आगे भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसा आपका गद्यांश आएगा और कैसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मैंने उसमें लिख दिया है, तो वो भी आप अपना अच्छे से देख लेना। 5 मार्क्स का होगा, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, उसी गद्यांश से पूछे जाएंगे और आपको उसका आंसर आपको लिखना होगा। फिर इसके बाद सेक्शन बी आएगा, राइटिंग पार्ट्स होगा, खंड खा लेखन, जिसमें अनुच्छेद लेखन मैंने आपको लिखाया है ना, पैराग्राफ राइटिंग, जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय झंडा। तो आपको दोनों अनुच्छेद अच्छे से याद करना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही याद करो, क्योंकि 2 आप याद करोगे तो दोनों में से मैं कोई भी दे सकती हूँ, राष्ट्रीय झंडा भी दे सकती हूँ या राष्ट्रीय पक्षी मोर दे सकती हूँ। तो अगर आप एक ही याद करेंगे तो मान लीजिए राष्ट्रीय पक्षी मोर आ गया तो आप नहीं कर पाएंगे, और अगर राष्ट्रीय झंडा आ गया तो अगर आपने एक ही याद किया है तो आप दूसरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप दोनों लर्न करना, दोनों अच्छे से याद करेंगे तो दोनों में से कोई मैं एक दूंगी, वो आपका 4 मार्क्स का होगा। इसके बाद तो ये होगा पैराग्राफ राइटिंग। इसके बाद इसी में है एंड ग्रामर पार्ट आपका 6 मार्क्स का आएगा, जो व्याकरण है। और उसमें मैंने जो आपको भाषा और व्याकरण का एक लेसन पढ़ाया है, उसमें मैंने 3 प्रश्न पूछे हैं, ये भी मैंने इसमें आगे लिख दिया है, वो आप अच्छे से लर्न करना। उन तीनों में से मैं कोई भी पूछ सकती हूँ इसके, और इसी के अंदर मैं ऐसे प्रश्न भी पूछ सकती हूँ जो मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक से पढ़ाए हैं, जैसे विलोम शब्द, संयुक्त व्यंजन, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग इत्यादि। जो भी मैंने पढ़ाया है उसमें जो भी है वो सब आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि पूरा जब आप पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4 लेसन पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, तो आपका जो गूगल डॉक फॉर्म में मैं आपके 1 मार्क्स का जो मैं आपका MCQ लेती हूँ उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। इसलिए आप पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जो मैंने पुनरावृत्ति कराई है, रिवीजन कराया है, उतना ही पढ़ के छोड़ देंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। फिर नंबर 3 पर है ग्रामर क्वेश्चन। ग्रामर क्वेश्चन में आपके जैसे व्याकरण के प्रश्न आपके 3 आएंगे, 2 मार्क्स के होंगे, जो मैंने ऊपर आपको बताया है कि ग्रामर 6 मार्क्स का होगा। इसी में ये ग्रामर क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, इनके आंसर आपको देने होंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि आपके 3 व्याकरण के क्वेश्चन होंगे, तो 3 नंबर पर प्रश्न नंबर 3 पर भी व्याकरण का होगा, 2 मार्क्स का होगा, भाषा और व्याकरण से होगा, या पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास कार्य कराया है उसमें से हो सकता है, लिंग, वचन और विलोम शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, कहीं से भी हो सकता है। फिर प्रश्न नंबर जो 5 आएगा, ग्रामर का ही क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स का होगा, उसमें भी इन्हीं में से व्याकरण से ही कोई आ सकता है। इसके बाद सेक्शन सी लिटरेचर का आएगा, जो 10 मार्क्स का होगा। इसके अंदर ये खंड गा आएगा, इसके अंदर आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित अभ्यास कार्य जो मैंने कराया है, प्रश्नोत्तर कराया है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 6 नंबर पर वर्ड मीनिंग आएगी, यानी शब्दार्थ जो मैंने आपको कराए हैं, शब्दार्थ लेसन 1, 2, 3, 4 सारे शब्दार्थ जो मैंने लिखाए हैं वो अच्छे से लर्न कर लेना। और जो मैंने शुभ लेखन वाचन वाला करवाया है वो भी अच्छे से तैयार कर लेना, खूब प्रैक्टिस कर लेना लिखने की। इससे भी आपको अपनी वर्तनी पता चलेगी कि कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है, और वो मैंने गूगल डॉक फॉर्म में आपको हेल्प देगा, जो मैंने उसमें प्रश्न पूछे हैं उसमें भी आपकी सहायता करेगा। फिर प्रश्न नंबर 7 आएगा। अब इसमें जो अभ्यास कार्य मैंने कराया है, जैसे किसने किससे कहा, खाली जगह भरो, सही या गलत पर निशान लगाओ इत्यादि, जितना भी अभ्यास कार्य का कराया है वो 2 मार्क्स का आपका आएगा। इनमें से मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ, इसलिए अच्छे से तैयारी करना। और जो मैंने सब्जेक्ट इंरिचमेंट
वाला भी कराया है, विषय संवर्धन गतिविधियां भी कराया है, तो उसको भी आप लर्न कर लेना अच्छे से। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन एंड आंसर, यानी प्रश्नोत्तर आपके आएंगे। जो प्रश्नोत्तर मैंने लेसन 1, 2, 3, 4 में कराया है, ये मैंने पुनरावृत्ति कार्य में भी आप लोगों को कराया है, तो वो भी आप लर्न कर लेना, उसको छोड़ना नहीं। अब पहला प्रश्न आएगा 2 मार्क्स का, फिर जो का लिखा होगा वहाँ पर 2 मार्क्स का आएगा, खा 2 मार्क्स का आएगा और गा 2 मार्क्स का, यानी 3 प्रश्न आपके होंगे जिनके उत्तर आपको लिखने होंगे और इनके आप आंसर लिखते चले जाना अच्छे से। राइटिंग सुधार के लिखना, मात्राओं का ध्यान रखना, क्योंकि मात्रा अगर आपकी गलत होगी, आपका सही लिखा होगा और मात्राएं गलत होंगी तो मुझे मार्क्स कट करने पड़ेंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। बच्चों, जितना भी मैंने पुनरावृत्ति कार्य अभी तक आपको कराया है, ये इस वीडियो में आपको भेजा भी है करा के, तो वो पूरा लर्न कर लेना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुनरावृत्ति कार्य आप करें, क्योंकि गूगल डॉक फॉर्म पे आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। तो जब आप अच्छे से पूरा पढ़े होंगे, यानी प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ, शुद्धलेख, अभ्यास कार्य, विषय संवर्धन गतिविधियों में भी जो मैंने कराया है, सारा अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आप उसके आंसर कर पाएंगे। इसी तरह जो भाषा और व्याकरण का चैप्टर भी मैंने पढ़ाया है, तो आप कहीं उसको भी भूल ना जाएं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको दोबारा से पुनरावृत्ति इसकी करा दे रही हूँ प्रश्नोत्तर की। तो इनको भी आप अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि व्याकरण वाला जो पार्ट है उसमें इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है भाषा किसे कहते हैं, तो उत्तर आप क्या लिखोगे? भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है लिपि किसे कहते हैं। अगर मान लीजिए ये आ जाता है तो आप क्या लिखोगे उत्तर में? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ये आप तभी लिख पाएंगे जब आप इसको अच्छे से याद करेंगे, उसके बाद लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है व्याकरण की परिभाषा लिखिए। उत्तर है व्याकरण के द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सीखते हैं। तो ये आपका भाषा से संबंधित हो गया। इसके बाद मैं आपको जो पठित गद्यांश है कैसे करना है वो मैं आपको एक बार पुनरावृत्ति कार्य में करवा चुकी हूँ। इसके बाद मैं दोबारा भी एक बार आपको बता दे रही हूँ कि आपको अपनी पहले उसको पढ़ना है, उसके बाद कैसे उसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं और आंसर शीट पे आपको कैसे लिखना है, वो चीज़ मैंने इसमें आगे बताया है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। इसके पहले के सारे पुनरावृत्ति कार्य कर लीजिएगा। शेष जो बचेगा या पुनरावृत्ति रिवीजन जो भी मुझे कराना होगा वो मैं अगले वीडियो में आपको करवाऊंगी। बच्चों, पठित गद्यांश का मतलब है कि जो मैंने नेक्स्ट टेक्स्ट बुक में आपको पढ़ाया है उसमें से ही कोई भी पैरा मैं दे सकती हूँ। इसीलिए आपको मैं पाठ पढ़ाती हूँ तो आपसे बार बार कहती हूँ कि आप इसे 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़िए। इससे ये होगा कि कोई भी गद्यांश अगर मैंने दिया तो उसके नीचे जो प्रश्न दिए होंगे उसी गद्यांश से दिए होंगे, गद्य के यानी अंश से दिए होंगे और नीचे ऑप्शन लिखे होंगे। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पैरा पढ़ेंगे यानी ये गद्यांश आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से उसका आंसर दे पाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पूरा गद्यांश अच्छे से पढ़ना है, तब आप नीचे प्रश्न पढ़िए, उसके बाद में उसके उत्तर लिखना शुरू करिए। तो जैसे यहाँ पर है प्रश्न नंबर 1, नीचे लिखे पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, पठित गद्यांश को पढ़कर, तो आपको ये गद्यांश पूरा पढ़ना है। इसके बाद जो प्रश्नों के उत्तर, जो प्रश्न मैंने दिए हैं इनके उत्तर आपको इनमें से चुनकर लिखना है, जो सही है वो आपको लिखना है। ठीक है, अब मैं पढ़ रही हूँ, पहले आप इसे ध्यान से सुनिए तो आप इसके प्रश्न को उत्तर भी दे पाएंगे और जो उत्तर सही होगा वो लास्ट में उत्तर का खा डाल के आपको लिखना है। जैसे है, एक बार राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम को साथ लेकर सैर को निकले। वे बातें करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक जगह सड़क के किनारे गोबर पड़ा था। तेनालीराम के दाएं पैर का अंगूठा गोबर में धंस गया। वह पास की नहर से पैर को अच्छी तरह से धो आए। राजा बोले, तेनालीराम आप चाहे कितनी बार क्यों ना धोएं, अंगूठे की गंदगी जाने वाली नहीं, इससे तो अच्छा है इसे काटकर ही फेंक दें। अब इसके प्रश्न हैं, सड़क के किनारे क्या पड़ा था? उत्तर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पेड़, फूल, गोबर। तो इसमें से कौन सा सही है? गोबर। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर में? वहां पर का डाल के और उत्तर डालेंगे, फिर का डालेंगे, इसके बाद गोबर लिखेंगे। प्रश्न खा, सैर का क्या अर्थ है? जो मैंने शब्दार्थ आपको कराए हैं, अगर आप उन्हें अच्छे से याद करेंगे तो आपको इसका अर्थ पता होगा।
सैर का अर्थ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में से एक सही है। जो सही है वो आपको लिखना है, जैसे टहलना, दौड़ना, भागना। तो इसमें से कौन सा सही है? टहलना। तो आप क्या लिखेंगे? टहलना। अब देखिए प्रश्न ग है, किसके दाएं पैर का अंगूठा गोबर में धंस गया? तो यहाँ पर किसके दाएं पैर का अंगूठा धंस गया था? राजा के, तेनालीराम के, बीरबल के। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में से जो सही है, जैसे तेनालीराम का अंगूठा गोबर में धंसा था ना, तो वो सही है। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है? तेनालीराम के। इसी तरीके से प्रश्न घ है, वह पैर कहाँ से धो आए? ऑप्शन क्या दिए गए हैं? नदी, सागर, नहर। तो अगर आप गद्यांश को सही से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि नहर से धो आए, तो आपका ऑप्शन क्या होगा सही? नहर। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? नहर। प्रश्न अंगा है, राजा ने किसे काटकर फेंक देने के लिए कहा? पैर को, अंगूठे को, हाथ को। तीनों में से किसको कहा? जो सही है उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर किसको कहा था राजा ने? अंगूठे को कहा था। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? अंगा डाल के इसके बाद में डैश लगाएंगे, उसके बाद अंगूठे को लिख देंगे। अब देखिए आपको उत्तर कैसे लिखना है। जैसे मैंने बताया था ना कि अब आपको वर्कशीट नहीं मिलेगी, अब आपको आंसर शीट में लिखना होगा। तो आंसर शीट में आप कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने ये स्क्रीन पे लिखा है ऐसे ही आपको लिखना है, और आप अपनी रिवीजन नोटबुक में भी जैसा मैं लिखाती जा रही हूँ सेम वैसा ही लिखते चले जाना। इसी तरीके के दूसरे गद्यांश आपके प्रश्न पत्र में आएंगे। ऐसा नहीं समझिएगा कि जो मैं यहाँ पे लिखा रही हूँ वही वहाँ पर आ जाएगा। कोई भी जो भी लेसन में पढ़ा रही हूँ इनमें से कहीं से भी कोई गद्यांश आ सकता है और उसके प्रश्नोत्तर उसी गद्यांश से बने होंगे। ठीक है। अब उत्तर का गोबर, खा टहलना, गा तेनालीराम के, घा नहर, अंगा अंगूठे को, ये उन्हीं प्रश्नों के सही उत्तर हैं। जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आपको ऑप्शन सही देख के लिखना होगा। अनुच्छेद लेखन किसी एक विषय या विचार को स्पष्ट करने के लिए लिखा गया लेख अनुच्छेद कहलाता है। बच्चों अब आप अपनी न्यू पेज पर अनुच्छेद लेखन ऊपर डालिए। इसके बाद राष्ट्रीय पक्षी मोर डालिए। आज मैं आपको राष्ट्रीय पक्षी मोर पर अनुच्छेद कराने जा रही हूँ। अब आगे लिखिए, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह बहुत सुंदर पक्षी है। इसके पंख लंबे और रंग बिरंगे होते हैं। बादल आने पर यह अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचता है। अपने पंखों के भार के कारण यह अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता है। मोर फल, बीज, अनाज तथा छोटे छोटे कीड़े खाता है। यह सांप का शत्रु है। भारत ने 1963 में इस आकर्षक पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में सम्मानित किया और उसके शिकार पर रोक लगा दी। बच्चों अब दूसरा अनुच्छेद लिखिए, राष्ट्रीय झंडा। राष्ट्रीय झंडा किसी भी देश के लिए स्वतंत्र राष्ट्र होने की पहचान है। तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसमें 3 रंगों की 3 पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग की, बीच में सफेद रंग की और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है। केसरिया रंग वीरता एवं बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का तथा हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। सफेद रंग की पट्टी के बीचों बीच एक चक्र है जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह चक्र हमें निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।